नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एक बार इन्फो कैप्सूल के चैनल पर। और आज हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में दिया गया है 2020 के लिए, ये लगातार चलता रहेगा 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक। उसके बाद फिर आपका जो पीस और इकोनॉमिक्स ये सब आते रहेंगे। तो अभी जो दूसरा जो नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है। भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया 3 लोगों को, जो कि ये 3 लोग हैं। जैसा कि आपने देखा था कल भी जो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था। उसमें क्या था कि 3 लोगों को इक्वली शेयर किया था, बराबर बराबर रूप से नोबेल प्राइज का जो 10 मिलियन क्रोनर की जो राशि मिलती है उसमें 1/3 शेयर था। कल आपने देखा था हटन, राइस और अल्टर 3 साइंटिस्ट थे कल के उसमें, जिन्हें हेपेटाइटिस सी पे डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इसी तरह से जो आज का जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है ये बेसिकली ब्लैक होल की डिस्कवरी पर दिया गया है। और इसमें जो 3 लोगों में शेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेयर जो बराबर बराबर नहीं होगा। इसमें से एक जो रोजर पेनरोज है, जिन्होंने जो आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन किया था आइंस्टीन के बाद, और इसका जो 50% शेयर है वो इन्हें रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के हैं। और बाकी जो 2 लोग हैं वो अमेरिका के हैं बेसिकली। और ये जो आपके रेनहार्ड गेंजल जो हैं ये बेसिकली जर्मनी के मूलतः निवासी हैं, और ये अभी जर्मनी में भी काम कर रहे हैं। रेनहार्ड गेंजल मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी ये काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी। तो ये 2 जगह पे इन्वॉल्व है और मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं। और आपकी एंड्रिया गेज या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की ये भी हैं। तो इस तरह से 2 लोग अमेरिका के और 1 लोग यूके के हैं। तो ये भी सेम चीज है, कल भी आपने देखा था वहां पे भी 2 लोग अमेरिका के थे, 1 लोग यूके के थे। तो उसमें भी 3 लोग थे। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि शेयर का जो है 50% शेयर इनको दिया जाएगा, रोजर पेनरोज को। बाकी जो 50% है उनमें से आधा आधा यानी कि 1/4 जो है इन दोनों लोगों में डिवाइड किया जाएगा, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। ठीक, तो इस तरह ये तीनों का है। अब बेसिकली देखते हैं इनकी डिस्कवरी क्या है, इन्हें पुरस्कार दिया क्यों जा रहा है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो इनकी जो खोज है, इनकी जो डिस्कवरी है, रोजर पेनरोज का जो 50% शेयर जिन्हें दिया गया है, इन्होंने अपना जो मैथमेटिकल तरीका यूज किया है और इससे ये प्रूव किया है कि जो ब्लैक होल जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो सापेक्षिकता का जो सामान्य सिद्धांत है, उसी का परिणाम है। बेसिकली जो ब्लैक होल जो बनते हैं वो इसीलिए ही बन पाते हैं। इसमें इन्होंने अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले से प्रूव किया है। हालांकि जो आइंस्टीन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बेसिकली उन्होंने चीजों को एक्सपेक्ट तो किया था, बट वो रियली बिलीव नहीं करते थे कि वास्तव में ये चीज हो सकती है या नहीं। इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है। तो ये 50% शेयर जो है रोजर पेनरोज को दिया गया है। बाकी जो 50% शेयर है वो इन दोनों के जो आपके रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन दोनों लोगों को इसलिए दिया गया है कि इन लोगों ने इसी चीज का एविडेंस जो इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया है, उसी का जो इन्होंने क्या देखा है कि उस चीज का प्रूफ ढूंढा इन्होंने कि हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा जगह देखी है, ऐसा प्लेस ढूंढा है, ऐसे कि एक हमारे गैलेक्सी में एक जो हमारी मिल्की वे है वहां पे एक ऐसा स्टेलर सिस्टम है जिसको आप अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वो उस गैलेक्सी में क्या है, गैलेक्सी के अंदर सेंटर के आसपास में एक ऐसी जगह है, एक कॉन्स्टेलेशन ऐसा है, सजिटेरियस का कॉन्स्टेलेशन ऐसा है, जिसमें कि लगभग एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग 4 मिलियन सोलर मास, 4 मिलियन सोलर मास समझ रहे हैं। सोलर मास का मतलब यहां पर है कि हमारे जो पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है उसका 4 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, 4 मिलियन का मतलब कि 40 लाख। तो 40 लाख सोलर सिस्टम के द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान जो है एक जो सजिटेरियस जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसके आसपास के सिस्टम में वो वहां पे कंसंट्रेटेड है। और वो जो जहां पे रीजन है वो हमारे सोलर सिस्टम से बड़ा नहीं है, छोटा ही, यानी कि बहुत ही कम एरिया में इतना ज्यादा मास वहां पर है। तो ये बेसिकली इस चीज को प्रूव करता है कि वहां पर जो ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कोई ब्लैक होल है, जैसा कि इन्होंने प्रपोज किया, जैसा कि इन्होंने अपने मैथमेटिकली इस चीज को सिद्ध किया है और उन्होंने इस चीज का एविडेंस दे दिया बेसिकली देखा जाए
तो अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है, ब्लैक होल होता क्या है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनकी डिस्कवरी से क्या मतलब प्रूव हो रहा है, ये सब चीजों को के बारे में आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं कि इन्हें मिला क्यों है, क्या है, इन्होंने ऐसा किया क्या है। तो इन्होंने देखिए बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारी जो मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा है, जो जिससे हमारा जो सोलर सिस्टम जिस उस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे, आकाशगंगा बोला जाता है इसको, दुग्ध मेखला भी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी है, ये सब आपने ज्योग्राफी में साइंस में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो क्या करते हैं कि एक जो इसके सेजिटेरियस, जैसा कि हमने बताया, सेजिटेरियस एक स्टेलर सिस्टम है इस गैलेक्सी के अंदर। तो इसके आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल दिखाई नहीं देता, ठीक, क्योंकि ब्लैक है, काला है, तो दिखेगा कैसे वो, उसके अंदर जो भी लाइट जाती है वो लौट के आ नहीं सकती वापस। तो इन्होंने क्या देखा, इन लोगों ने, जो आपका जो बाकी दो लोग जो 50% का आधा आधा जो शेयर कर रहे हैं दोनों लोग, यानी कि आपकी जो दोनों एक ये है आपके एंड्रिया गेज और ये रिनहार्ड गेंजल, इन दोनों लोगों ने ये चीज ढूंढी है जो अभी हम इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो इन लोगों ने क्या किया है कि देखा कि मिल्की वे में जो सेजिटेरियस एक कॉन्स्टेलेशन है, इसके पास एक बहुत ही भारी द्रव्यमान का एक ब्लैक होल है, और जिसके चारों ओर जो स्टार या जो चक्कर लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू उनकी जो स्पीड को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने देखा, इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जिससे कि इसके पास जब वो चीज आ रही तो तारों का जो स्टार जो उसके जैसे होता क्या है, आप देखिए, सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या है इसको, कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या सन है, फिर उसके चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, फिर इसी तरह से क्या होता है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। तो इस हमारे सोलर सिस्टम में मतलब पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, वो स्टार भी इस गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बेसिकली देखा जाए, ठीक। तो इस तरह से जो चक्कर जो लगा रहे हैं, तो अब वहां पे जो इस सेजिटेरियस के पास में जो तारे हैं, सेजिटेरियस जो आपका कॉन्स्टेलेशन है, इसके पास में जो तारे हैं, उनकी जो स्पीड है, जब जो इनके गैलेक्सी के चक्कर लगाते हुए जब वो सेजिटेरियस के पास में जब पहुंचते हैं, तो अचानक से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है वहां पे जो उन्हें बहुत तेजी से खींच रही होती है। तो इसका जो एविडेंस इन्होंने इसके माध्यम से दिया है कि ब्लैक होल का जो प्रूफ है वो हमारी गैलेक्सी में मौजूद है, और वो हमारे सोलर सिस्टम का जो उसका द्रव्यमान है, वो हमारे सोलर सिस्टम का 4 मिलियन टाइम्स, 40 लाख सोलर द्रव्यमान के बराबर है उसका द्रव्यमान, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बेसिकली सोलर ये ब्लैक होल का सिस्टम क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या है। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले एस्केप वेलोसिटी को समझना होगा। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि एक सर्टेन मास के ऑब्जेक्ट से और एक सर्टेन सेंटर मतलब रेडियस, जैसे कोई अर्थ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एक सर्टेन मास है m, और इसके सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो है r। तो इस पर एक सर्टेन इसके वेलोसिटी होगी, जिसके थ्रू इससे हम किसी चीज को जब फेंकेंगे तो वो इसके जो ग्रेविटेशन को एस्केप कर जाएगा, पार कर जाएगा, ठीक। तो जैसे अगर ये हमारी अर्थ होती, तो हमारा ये जो भी अर्थ का द्रव्यमान और जो त्रिज्या है, उसके हिसाब से अगर हम किसी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंकेंगे यहाँ से, तो वो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ग्रेविटेशनल ऑर्बिट, उसको पार कर जाएगा। लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस को कम कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो इसको आधा कर दें और मास वही रहे, यानी कि इसकी डेंसिटी अगर बढ़ा दे, तो एस्केप वेलोसिटी का जो मान है वो 15.8 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डेंसिटी के हिसाब से इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी डेंसिटी आएगी कि जब आप किसी भी स्पीड से फेंके तो वो चीज इसके बाहर नहीं जा पाएगी, भले ही वो लाइट की स्पीड से क्यों ना फेंक रहे हो, ठीक। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है जो बनता है, वही ब्लैक होल कहलाता है बेसिकली। तो इस तरह से जब आप इसके अंदर से लाइट भी नहीं गुजर सकती, कुछ भी नहीं गुजर सकता, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना है, इसका खिंचाव इतना है कि लाइट को भी ये खींच लेता है और लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, और इसी चीज को लेकर के इन लोगों ने एविडेंस की दिया है, और इससे रिलेटेड जो है अपने थ्योरीज जो है प्रस्तुत की है, ठीक है। अब आगे चलिए इसके बारे में और देखते हैं कि कहाँ पे क्या देखा इन्होंने। तो उसके बारे में अगर आप देखना चाहें,
तो ये है इसमें इकोसिस्टम। आगे की इमेज देखते हैं। ये है यहाँ पे इन्होंने इस सेजिटेरियस जो ए कॉन्स्टेलेशन है यहाँ पर इस चीज की जो ब्लैक होल की खोज की, और ये जो हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, अगर इस गैलेक्सी में आप देखें तो इस गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम से सेजिटेरियस जो कॉन्स्टेलेशन है इसकी जो दूरी है वो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स इस तरह की कुछ डेवलप की, जिससे कि उनके जो तारे जो चक्कर लगा रहे हैं उसके आसपास उनकी स्पीड क्या हो रही है उसको प्रिसाइजली वो मेजर कर सकते थे, और इसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई। तो जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं एक ब्लैक होल है बेसिकली। अब ब्लैक होल में क्या है कि बहुत बड़ा द्रव्यमान, कई सारे, जैसे पहली बार जब ब्लैक होल मान लीजिए कोई तारा दो तरीके से खत्म हो सकता है, या तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होकर के बिखर जाता है, या वो कोलैप्स होकर के ब्लैक होल बन जाता है। ठीक, कोई भी स्टार दो तरीके से खत्म हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो उसका जो मास है वो चंद्रशेखर लिमिट से कम है या ज्यादा है। अगर चंद्रशेखर लिमिट से मास उसका ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वो तारा एक्सप्लोड कर जाएगा, और उससे कम है तो वो ब्लैक होल में कंडेंस हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम तारे के बारे में बात करें, स्टार के बारे में बात करें, तो बेसिकली पहले वो क्या होता है, हाइड्रोजन का गोला होता है, जलता हुआ का गोला होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसा कि हमारे सूर्य में भी होता है कि हाइड्रोजन गैस जल रही होती है उसके अंदर, और वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, फिर हीलियम लिथियम में, सोडियम में, इसी तरह से वो और भारी आयरन में, निकल में और हेवी मेटल्स में कन्वर्ट होते जाता है, और एक दूसरे से मतलब इस तरह से करके। ठीक, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है कि जो तारे के जो तारा या सूर्य जो भी है उसके केंद्र में हैवी मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, यानी कि तारे के केंद्र में जो डेंसिटी उसका घनत्व जो है बढ़ता जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो घनत्व पर निर्भर करता है, उसका पलायन वेग भी इसी घनत्व पर निर्भर करता है। अब जैसे जैसे इसके केंद्र का घनत्व बढ़ता जाता है, इसका गुरुत्वीय बल बढ़ता जाता है, और ये अपने ऊपर की चीजों को, बाहर की चीजों को, इसके आसपास की चीजों को ये और तेजी से खींचता जाता है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि जो इसका जो डेंसिटी है, सेंटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसके अब ये इसका जो फाइनली जब ये रेड स्टार में, यानी कि जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तब दो सिचुएशन बनती है यहाँ पर। एक सिचुएशन ये बनती है कि अगर इसका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि जो हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान का 3.5 गुना अगर उससे ज्यादा है, तो ये तारा जो है ये एक्सप्लोड कर जाएगा, यानी कि इसको ये फिर इसका जो ब्लैक होल का जो सेंटर है ये पूरे साइज के हिसाब से इसको खींच नहीं पाएगा, तो तारा अलग हो जाएगा, बाकी चीजें अलग अलग बिखर जाएंगी टूट करके। और अगर इससे कम है तो ये क्या होगा कि सारा जितना भी द्रव्यमान इसके चारों ओर है ये पूरा खींच करके एक बॉल के, छोटे से बॉल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छोटे से बॉल के रूप में कंसंट्रेट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एक तारा जो बहुत बड़ा है, जिसका मतलब वो पृथ्वी का भी 150-200 गुना साइज का है, और एक छोटी सी गेंद के बराबर में हो गया है, तो उसका जो आकर्षण है, गुरुत्वीय आकर्षण है, वो कितना ज्यादा होगा। तो ये जब भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये स्पेस है, ये आप यहाँ पे ब्लैक होल का जो रीजन देख रहे हैं, ये इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन का मतलब है कि इस पहले जो तारे की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो कुछ इस तरह से थी, लेकिन अब वो बेसिकली एक बॉल की तरह, और यहाँ पे कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कोई भी लाइट आप डालेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है कि जब वहां लाइट टकरा जाती है, टकरा के लौटती है, फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। अब क्योंकि यहाँ से लाइट जा तो सकती, आ नहीं सकती, फिर हम इसको देख ही नहीं सकते। तो ये घटना यहाँ पर होती है ब्लैक होल के अंदर। तो इस तरह से ये यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो यहाँ पे जो ब्लैक होल की जो सिचुएशन होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट प्रेजेंट, इनफाइनाइट फ्यूचर और इनफाइनाइट पास्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जा रही है कि फ्यूचर में हम जितना भी उसको इनफाइनाइट है, क्योंकि वो लाइट कब तक जाएगी, आप वापस आएगी ही नहीं कभी, तो फ्यूचर जो भी होगा वो इनफाइनाइट होगा, और पास्ट कितने भी हो वो भी इनफाइनाइट होगा। तो इस तारे की जो इस ब्लैक होल की जो खासियत है वो इस तरह से कुछ होती है। तो ये भी यहाँ पर दिखा कि ऑब्जर्वर जैसे देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को हम टाइम और इसके ब्लैक होल के उसमें हम देखें, और ये कोलैप्सिंग स्टार है, देखिए अल्टीमेटली फाइनली ब्लैक होल बन गया है। तो जो भी लाइट जा रही है यहाँ पे, जो भी चीज एंटर करेगी, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगी, सारी चीजें सिंगुलर। एक यहाँ पे जितने भी प्रकृति के नियम होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं, यहाँ पे कोई भी लॉ अप्लाई
नहीं होता है, चाहे लाइट से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी जाएगा सब उसी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखने पिछले साल के नोबेल प्राइज के बारे में। पिछले साल का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी कुछ इसी तरह की घटना के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मिला था। इन लोगों को जो नोबेल प्राइज मिला था 3 लोगों को पिछले साल भी मिला था। इनमें से जैसे एक जेम्स फेडरिक है, माइकल मेयर है और आपके जो है डिडियर क्यूलोज, इन 3 लोगों को दिया गया था। तो इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार, जैसे इस बार एक लोगों को आधा दिया गया और बाकी 2 लोगों को आधे में से शेयर किया गया 50-50, उसी तरह से पिछली साल भी इन लोगों में यही हुआ था कि जो जेम्स पेडलर्स को 50% शेयर दिया गया था, बाकी 2 लोगों को 50% में से आधा आधा दिया गया था। ठीक है, तो इन लोगों को क्यों दिया गया था कि डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप ऑफ स्टार, एक सूर्य के तरह के तारे की जो परिक्रमा करने वाले बाह्य ग्रह की खोज के लिए इन्हें जो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि जो पिछला वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो भी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, खगोल भौतिकी से, और इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो भी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, ब्लैक होल से रिलेटेड है। अब आइए हम लोग देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो फिजिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड है और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है पहला देखिए आप हम लोग पहले देखेंगे कि कितने लोगों को मिला अभी तक। तो बेसिकली 1901 से लेकर के 2020 तक आप देखें तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए 114 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये 214 लिख गया गलती से। तो 114 नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए जा चुके हैं यहाँ पर, ये 214 आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे 114, ठीक। तो 1901 से लेकर के 2020 तक कुल मिला के 120 नोबेल पुरस्कार होने चाहिए थे, लेकिन 6 बार ऐसा हुआ है, 1916, 31, 34, 40, 41 और 42। ठीक है, तो ये 6 ओकेजन ऐसे हुए, 6 अवसर ऐसे रहे हैं जिनमें ये फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, यानी कि कुल मिला के 114 बार दिया गया है, 6 बार नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बाकी अब इन 114 बार में से शेयरिंग अगर देखें तो 114 बार में से देखिए 47 बार केवल सिंगल लोगों की, यानी कि जैसा कि आपने मेडिसिन में देखा था कि 39 टाइम्स ऐसा हुआ है कि सिंगल लॉरेट्स को मिला है। यहाँ पे ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि सिंगल लॉरेट को मिला है, 47 टाइम्स ऐसा हुआ है कि वो एक ही पर्सन को नोबेल पुरस्कार पूरा का पूरा, यानी कि 10 मिलियन क्रोनर की जो राशि है वो 47 टाइम्स इन लोगों को मिली है। बाकी 32 बार ऐसा हुआ है कि 2 लोगों में साझा की गई है और 35 बार 3 लोगों में साझा की गई है, जिनमें से इस बार का भी जो नोबेल पुरस्कार है वो शामिल है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अगर देखें तो इसमें जो आप देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स का जो है ये 116, वंस अगेन यहाँ पर 216 हो गया है। तो सॉरी नहीं, ये सही है, ये 216 लोगों को दिया गया है 1901 से लेकर के 20 तक। अब क्योंकि क्या हुआ है कि इसमें जॉन बार्डीन है एक साइंटिस्ट, अगर देखिए ये है बेसिकली, इन्हें क्या हुआ कि इन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, तो नोबेल लॉरेट्स का अगर देखें तो दिया तो 216 लोगों को दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये 2 बार आ गए इसलिए अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो 215 लोगों को दिया गया है। 216 बार मतलब 216 लोगों में ये कॉमन है एक बार, इसलिए 215 नेट जो टोटल इंडिविजुअल्स है। लॉरेट्स 216, इंडिविजुअल्स 215, 1901 से लेकर के अभी तक। तो 216 मतलब लॉरेट्स है नोबेल के फिजिक्स के, और इसमें से ये क्योंकि 2 बार है आपके जॉन बार्डीन, इसलिए 215 इंडिविजुअल्स हैं अभी तक जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एक इसमें अगर आप देखें कि जो सबसे जो यंगेस्ट जो नोबेल प्राइज विनर रहे हैं फिजिक्स में वो है आपके लॉरेंस ब्रैग। ये अपने इनके फादर के साथ में 1915 में 25 साल की एज में क्रिस्टलोग्राफी की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि एक बहुत ही ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है चीजों के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आगे देखते हैं आप इसमें जो है और भी फैक्ट्स इससे रिलेटेड कि जो नोबेल जो लॉरेट्स ओल्डेस्ट नोबेल की बात करें कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति अभी तक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो है आर्थर आस्किन। आर्थर आस्किन को जो है 96 इयर्स की एज में 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और 2000 अभी जैसा कि आपने देखा कि 215 लोगों को इंडिविजुअल्स को दिया जा चुका है नोबेल प्राइज, इसमें से केवल 4 ही महिलाएं हैं, जबकि आपने कल जो देखा था मेडिसिन के फील्ड में
महिलाओं को ज्यादा मिला, यानी कि 12 महिलाएं थी आपने देखा था। और आज जो है आप देखेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में तो अभी तक केवल 4 ही महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें से मैरी क्यूरी को 1900 सबसे पहली बार, मैडम क्यूरी को ही ऐसी महिला है जिन्हें पहली महिला है ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें फिजिक्स के सेक्टर में भी मिला है, और फिर इन्हें 1911 में केमिस्ट्री का भी नोबेल मिला है, यानी कि 2 बार नोबेल प्राइज विनर है मैडम क्यूरी। उसके बाद 1963 में मारिया गोपर्ट मेयर, इन्हें भी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को मिला, और इस साल 2020 में भी एंड्रिया गेज इनको भी मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ये चारों महिलाएं बेसिकली ये हैं, देखिए मैडम क्यूरी हैं ये, और आप एंड्रिया गेज को उधर देख पा रहे हैं। ये है आपकी मारिया, ये आपकी बेसिकली ये है आपकी ये सेकंड नंबर मारिया गोपर्ट एंड डोना स्ट्रिकलैंड, ठीक। तो ये आपकी मैडम क्यूरी है, ये है मारिया गोपर्ट, ये डोना स्ट्रिकलैंड, और ये है आपकी एंड्रिया गेज जिन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से कुल मिला के अब तक 4 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मेडिसिन में 12 लोगों को मिल चुका है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि जो जॉन बार्डीन है, ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जैसे कि 1956 में और 1972 में। मैरी क्यूरी को जैसा कि हमने बताया कि इन्हें भी 2 बार मिला, लेकिन एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो अगर हम कपल्स की बात करें तो कपल्स के बारे में भी एक बार वंस अगेन जो मैरी क्यूरी की जो फैमिली है, जो क्यूरी फैमिली है, वो इन्हीं को मतलब पूरा गया है। तो एक बार मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने फिजिक्स वाला जो नोबेल जो मिला था वो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में, पेरी क्यूरी के साथ में शेयर किया था। और जो ये 1911 में इन्हें अकेले जो नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का। बाकी जो इनकी एक डॉटर थी इरीन जूलियट क्यूरी को इनके हस्बैंड के साथ, यानी कि जो फ्रेडरिक जूलियट है, तो इरीन जूलियट और फ्रेडरिक जूलियट ये भी मैरी क्यूरी की मतलब डॉटर थी। तो इनके हस्बैंड के साथ में इन्हें 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। आगे अगर देखेंगे तो आपके जो फादर एंड सन की बात करें तो जैसा कि आपने अभी देखा था कि जो ये लॉरेंस ब्रैग जो 25 इयर्स की एज में इन्हें क्रिस्टलोग्राफी के लिए जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, तो ये अपने फादर के साथ में विलियम एच ब्रैग है, लॉरेंस ब्रैग, इन्हें 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। फिर इसी तरह का जैसे नील्स बोहर एंड आगे एन बोहर, ये भी फादर एंड सन है, तो इन्हें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए जो बेसिकली मिला था नोबेल प्राइज। और फिर आप देख रहे हैं माने सिगबान एंड काई एम सिगबान, इन्हें 1924 और 1981 में अलग अलग नोबेल प्राइज मिल चुका है। फिर जे थॉमसन एंड इनकी जो सन है जॉर्ज पेजेट थॉमसन, इनकी बेसिकली, तो इन दोनों लोगों को इस तरह से ये जो 4 फादर सन एंड पेयर है जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका है अभी तक। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस तरह के अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बाकी आप लिंक में जो भी यहाँ पे देख रहे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स के लिए जा सकते हैं। थैंक यू।